Yes, sir. Online student, you all are listening me or not? Tell me. Yes, sir. You are. Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. yes. मेरी आवाज आप लोग को मिल रही है कि अरे नहीं? मैं मैसेज पूछ करो रहा हूँ. अरे मैसेज करो इनको, मैसेज करो. Okay, now continue. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. अब आप लोग को बोलो, अनम्यूट कर दिया है, अब आवाज आ रही है? उधर से बोलो. हाँ बोलो. यस. आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अब मेरी आवाज मिल रही है. आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? यस या नो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? सर पहले सर आप म्यूट बोल कर रहे हैं, दिए सर, थे, कब से बोल रहे हैं. फिर म्यूट कर दिए थे. एक ही में हो तुम? फर्स्ट ईयर? यस सर. फर्स्ट सेम, सेकंड सेम मिक्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ. लिंक आ गया? नहीं किया है? है दोनों पे. ओ. नहीं ना कर सकते.
Okay, everybody is listening my voice. अच्छा, एक लड़का क्लास में ज्वाइन करो तो आवाज जा रही है कि नहीं देखो तो। नहीं आ रही है? आ रही है सर। कर लो। गुड मॉर्निंग सर। आवाज चेक करने के लिए आवाज जा रही है क्या? और कोई जब नहीं जा रही। मोबाइल पे आ रही है? यस मोबाइल सर। पे आ रही है ना? हाँ, आप लोग को आवाज जा रही है कि नहीं? क्लास में जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उनके Yes, मोबाइल पे sir, आवाज जा रही है? yes, आप sir. लोग को जा रही है कि नहीं ऑनलाइन में? Yes, sir. You are audible. सर यहाँ कैसे जा रही है भाई सब लोगों को? हम लोग को तो आ रही ऑनलाइन है। जो बच्चे जुड़े हैं यहाँ उनको भी आवाज आ रही है, कैसे जा रही सर। है क्लास के अंदर? वहाँ नहीं आपको जा नहीं रही जा है? रही है हमारी। हाँ, सुनो तो तुम आओ नहीं? आवाज नहीं जा रही क्या ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हैं? आवाज आ रही है, सबको आ रही है। नो सर, नहीं आ रही है। सर म्यूट कर दिए हैं, कैसे बोले सर? आप म्यूट कर दिए। आप उन लोग को म्यूट करती हैं, पार्टिसिपेंट्स म्यूटेड। कहाँ mute? सिक्योरिटी में देखिए। नो सर, म्यूटेड नहीं है। Unmute them, sir। क्या हुआ तो है, म्यूट तो सही है। है सर। सिमरन अनम्यूट करो तो हो रहा है unmute? अरे सर सही है। हो रहा है, वो पहले का मैसेज। पहले का मैसेज। आवाज आ रही है ना? वो ठीक है निकालिए। now. Okay, let us start the lecture of today. In previous class, what we have learned? In स्किल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। आज मैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का रिवीजन करवा दूं। करवा दीजिए। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, हाँ टाइम बर्बाद मत करो। एसडीएलसी का एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर आगे से कल से क्लास फॉरवर्ड भी होगा। सृजन आगे आ जाओ। आप सुनो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्या समझते हैं आप लोग? इधर ध्यान दो सब लोग। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर की, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, एनी सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट, तब उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, पूरा प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया और आप पाइथन पे कोडिंग करने बैठ गए, आप जावा पे कोडिंग करने बैठ गए। सबसे पहले होता है क्या? दो चीज होता है, आप लोग जान लीजिए। एक होता है कैंडिडेट सिस्टम, एक होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड कैंडिडेट सिस्टम? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? हाँ, कैंडिडेट सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम which we have to create now, which we have to create now, मतलब जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैंडिडेट सिस्टम बोलेंगे या उसको प्रोपोज्ड सिस्टम बोलेंगे। उसका दो नाम है, कैंडिडेट सिस्टम या प्रोपोज्ड सिस्टम। और जो बना हुआ है तो सिस्टम पहले से चल रहा है उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या होता? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। सुन लो, हमको इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, विच सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप नाउ, उसमें बेसिक चीज क्या चाहिए, उसमें बेसिक चीज क्या चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जैसे हम एक मान लो
नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम करके, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, या बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। सबसे पहले क्या होगा, SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, कि क्या क्या हम नया सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं, नया सिस्टम हम क्यों बनाने जा रहे हैं। एक चीज सवाल उठता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सिस्टम, मतलब पुराने में कुछ कमी होगी, शॉर्ट कमिंग्स होगी, या हम उस नए सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स को हम जोड़ना चाह रहे हैं। आप देखते होंगे कि ये पाइथन के 2.x वर्जन भी एक सिस्टम है, पाइथन 3.x भी एक सिस्टम है। 2.x में जो कमी थी उसको 3 में दूर किया गया। आप तो पढ़े होंगे, कुछ कमी देखे होंगे। उसी तरह जावा के जो पुराने वर्जन थे उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें नई चीजें ऐड हो रही है। तो हम ये देखेंगे पहला चीज कि पुराने सिस्टम में क्या कमी है, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स इन ओल्डर सिस्टम्स। जब आप ओल्डर सिस्टम के डिमेरिट्स को नहीं समझोगे, शॉर्ट कमिंग्स को नहीं समझोगे, तो नई चीजें कैसे जोड़ पाओगे, नई चीजें कैसे जोड़ पाओगे। तो पहला काम है कि पुराने सिस्टम को स्टडी करना, पुराने सिस्टम को स्टडी करना। उसके बाद देखना कि व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यू सिस्टम। इसमें एनर्जी 2 जगह लगानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कोई पाइपलाइन में तो नहीं बैठा हुआ है? शेयरिंग नहीं कुछ कर रहा हूं यार, मुंह से बता रहा हूं। अब ध्यान दो, पहला क्या हुआ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, अब ध्यान देना, हमारे पास चीजें आ गई, हमारे पास डेटा कलेक्ट कर लिया मैंने। सेकेंड पॉइंट आए फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, स्क्रैच लेवल से, फ्रॉम द बिगिनिंग से, फ्रॉम द जीरो लेवल से हम लोग उसके बारे में स्टडी करना शुरू किए, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो हमें बनाना है, जो हमें बनाना है। फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑफ 3 टाइप्स। फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार की होती है, ये मैंने दिखाया ही हो कल क्लास में। पहला होता इकोनॉमिकल, पहला क्या होता इकोनॉमिकल, सेकंड टेक्निकल, इकोनॉमिकल टेक्निकल, थर्ड बिहेवियरल। बिहेवियरल, आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, पहले आप देखेंगे इकोनॉमिकल। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो चेक करेंगे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनना है मुझे, मान लीजिए एक कंपनी है TCS इन्फोसिस, वो एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने जा रही है किसी कंपनी का, किसी बैंक का। उसने उसके लिए चार्ज किया 100 करोड़ रुपीज। कितना चार्ज किया, 100 करोड़। उसमें 500 प्रोग्रामर लगे, 100 टेस्टर लगे, 100 डेटाबेस वाले लगे, 100 लोग डॉक्यूमेंटेशन वाले लगे। मतलब उस प्रोजेक्ट में 1000 लोग मैन पावर के तौर पे लगे, और उनकी सैलरी मान लेते हैं, मंथली सैलरी 1 करोड़ रुपया है या 2 करोड़ रुपया है, सब लोगों का मिलाकर। और उस प्रोजेक्ट को 1 साल में होना था, 1 साल में कंप्लीट होकर हमें क्लाइंट को दे देना था। अब वो काम 1 साल की जगह अगर 2 साल लग गया, 2.5 साल लग गया, 3 साल लग गया, तो क्या फायदा हुआ, कंपनी को लॉस हुआ कि नहीं। उसको आप 1000 जो मैन पावर को उसने कैप्चर कर रखा है, तो उसको मनी पेड करना है कि नहीं, टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं कंपनी का, और क्लाइंट के सामने आपकी इमेज गई कि नहीं। आपने बोला था कि मैं 1 साल में सॉफ्टवेयर बना के आपको दे दूंगा, आप 1 साल की जगह 3 इयर्स टाइम कंज्यूम कर गए। ठीक है, पहला क्या है
फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिकल, कि आप जो गिवन टाइम फ्रेम दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो गिवन टाइम दिए हैं, इतने टाइम में हम करके काम दे देंगे। अगर काम नहीं देंगे तो हाँ, सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान और आपको भी नुकसान। पहला होगा टाइम, टाइम फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरा इकोनॉमिक, पैसा, कि मान लीजिए हमें 200 करोड़ का ऑर्डर मिला और 200 करोड़ रुपया हम वर्कर को बांट गए, तो क्या मिला कंपनी को? कंपनी उसको प्रॉफिट चाहिए। तो पहला हुआ इकोनॉमिक, टाइम। उसके बाद बिहेवियरल, बिहेवियरल का मतलब व्यवहार। उस सॉफ्टवेयर को आपने बना के डिलीवर दे दिया कंपनी को। क्या किया? आप अपने पास तो रखोगे नहीं, जिसने आपको ऑर्डर दिया प्रोडक्ट आप उसको दे दिया, और उसको देने के बाद आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। मतलब आप एप्लीकेशन को 4 बार 5 बार क्लिक कर रहे हो तो एप्लीकेशन खुल रहा है, डेटा एंट्री करना चाह रहे हो तो डेटा एंट्री नहीं ले रहा है, सबमिट कर रहे हो तो सबमिट लेने में टाइम ले रहा है, रिसेट कर रहे हो तो रिसेट करने में टाइम ले रहा है। मतलब कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट। जैसे आप लोग भी अभी होंगे, कोई ऐसा मोबाइल होगा जिसको सब लोग यूज करना चाहते हैं, कोई मोबाइल ऐसा है जिससे लोग यूज करने से बचते हैं, यार इसकी सर्विस गंदी है, ये परेशान कर देता है, झेला देता है हमें, है? तो फिजिबिलिटी स्टडी 3 टाइप्स की होती है, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, बिहेवियरल। टेक्निकल, इकोनॉमिकल, बिहेवियरल। टेक्निकल का मतलब वो सही से चल रहा है कि नहीं जो सॉफ्टवेयर है या नहीं, इन्हें की एरर आ रहा है, वर्म आ जा रहा है, वायरस आ जा रहा है उस सॉफ्टवेयर में, फिजिकली ढंग से चल रहा है या नहीं। तो पहला क्या करेंगे, कोई भी नया सिस्टम बनाने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, क्या चाहिए उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्या रॉ डेटा चाहिए। रॉ डेटा चाहिए ना कोई चीज बनाने के लिए, रॉ डेटा चाहिए कि नहीं। जैसे आप एक बिल्डिंग ही बनाते हो तो पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तब नक्शा बनता है, तब जाके ये बिल्डिंग बनती। बिना नक्शा के बनाओगे तो सीढ़ी किधर बन जाएगा, बाथरूम किधर, ड्राइंग रूम किधर, क्लासरूम किधर, स्टडी रूम किधर। क्या आर्किटेक्ट आप लोग सुने होंगे, आर्किटेक्ट का एक कोर्स है, उसका ही काम ही है। तो पहला चीज क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो चाहिए। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, ये 3 प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और बिहेवियरल। जब 2 चीज कर लिए तो क्या शुरू होगा, फिर होगा एनालिसिस। फिर क्या होगा, एनालिसिस। जैसे सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं तो एनालिसिस होगा कि यार इसका डेटाबेस कितना बड़ा होगा, इसका फ्रंट एंड कैसा होगा, इसका डिजाइनिंग पार्ट कैसा होगा, इसका बैक एंड कैसा होगा, इसका जो वेब सर्वर का कैपेसिटी होगा वो कैसा होगा। जैसे चीज सिंपल सी बात आप सोचो, एक फेसबुक का वेब सर्वर है फेसबुक कंपनी का, एक वेब सर्वर है आपका पीपीयू का, एकेयू का, अंतर होगा उसमें। फेसबुक का वेब सर्वर काफी अच्छा होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उससे दुनिया भर में मिलियंस बिलियंस लोग जुड़े हुए हैं। वो थोड़ा सा भी स्लो होगा, उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी भी स्लो होगी तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। अब पीपीयू की अगर प्रोसेसिंग कम भी हो गई तो चलेगा, एकेयू की थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई तो चलेगा। आज नहीं कल फॉर्म भरा जाएगा, बैंक का अगर सर्वर डाउन हो जाता है कितना तमाशा हो जाता है, रेलवे का टिकट सर्वर डाउन हो जाए तो एनालिसिस सबसे मतलब एक क्रूशियल फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। जैसे आप लोग से मैं पूछता हूँ कि आपको कोई बैंकिंग की साइट बनानी है, नॉर्मल सी बात सोच, अपने दिमाग में सब लोग जोड़ दो। बैंकिंग का, ऑनलाइन बैंकिंग अब सब बच्चे करते होंगे, कुछ ना कुछ हर बच्चा ऑनलाइन काम करता है आज के डेट में। तो अगर हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग की साइट बनाना है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या उसमें एनालिसिस करोगे तुम लोग, बताओ, दिमाग में जोड़ दो 2 मिनट।
सब लोग बताओ है? सबसे पहले जब बैंकिंग साइट आप बनाने जाओगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ध्यान दोगे कि नहीं? सिक्योरिटी पॉइंट होना चाहिए, नहीं कि कोई इंट्रूडर उसमें एंट्री ले ले और आपको पता भी ना चले। योजना करना पड़ेगा, जरूरी है। सिक्योरिटी उसका देखोगे, लॉगिन पेज बनेगा, लॉगिन पेज बनेगा ना, डायरेक्ट घुस जाओगे। एक चीज देखना, एक मैं यहीं पर कंसेप्ट एक समझा देता हूँ। स्टैटिक एक आप लोग सुनते हो और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक आप लोग सुनते होंगे सारे बच्चे, एनालिसिस का ही मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर समझते हैं आप लोग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मस्त, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? एक सिंपल सी बात को बताएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? बताओ। Dynamic means ever changing. जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कहीं फेल नहीं होगा। स्टेट बैंक का जो फ्रंट पेज है, होम पेज है। स्टेट बैंक का जो होम पेज है, जितने भी यूजर बैठे हैं स्टेट बैंक के, सबके लिए एक होगा। कि मेरे लिए डिफरेंट होगा, आपके लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए एक होगा। जो पहला पेज होगा होम पेज होगा। जैसे लॉगिन पेज खोल दिए, सबके लिए डिफरेंट होगा। मेरा लॉगिन पेज खोलने के बाद मेरा बैलेंस कुछ होगा, आपका कुछ होगा, आपका कुछ दिखेगा, आपका कुछ दिखेगा। किसी का एक जैसा पूरा हिंदुस्तान का सारे व्यक्ति का डिफरेंट दिखेगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। और स्टैटिक मतलब उसका होम पेज, आईसीआईसी बैंक का होम पेज, एचडीएफसी बैंक का होम पेज, पंजाब नेशनल बैंक का होम पेज, सबका सेम होगा। लेकिन जैसे हम लॉगिन किए और जो पेज ओपन हुआ वो क्या हो गया? डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक, इसमें कहीं समझने में दिक्कत तो बताओगे? हाँ, एनालिसिस पेज में होता है, कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, लॉगिन पेज क्या होगा, होम पेज क्या होगा, फ्रंट पेज क्या होगा, बैकएंड क्या होगा। बैकएंड में जब हम फील्ड लेंगे तो एक डेटाबेस जब बनेगा, बैकएंड में जब जो डेटाबेस बनेगा उसमें कितना फील्ड होगा, उसमें कितना फील्ड होगा। आप लोग जानते हैं, एक चीज पढ़े कि जैसे भी इस क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे इसको इसको इसको, सबको हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, क्या तरीका है? आईडी एंड रोल नंबर बोल दो, आईडी बोल दो। क्योंकि नेम, मान लीजिए नेम है किसी का सृजन, तो सृजन 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। उम्र भी सबकी एक, एज भी, सुनो ना, एज भी एक हो सकती है। तो 4 बच्चों का फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, मदर्स नेम भी सेम हो सकता है, ब्लड ग्रुप भी सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है। बट आपका रोल नंबर और आईडी दैट इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और ये जब हम बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में मेरा नाम का भी लाखों अकाउंट हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर एक बैंक के। क्या चीज डिफरेंट करता है आपको पर्टिकुलर बैंक से? कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, मेन थिंग अकाउंट नंबर। आपका अकाउंट नंबर अगर मान लीजिए 101 है पंजाब स्टेट बैंक में, तो पूरी होल ओवर दी इंडिया दूसरा 101 अमित कुमार नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे बात पे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बात पे आ रहा हूँ। अगर सुनो जरा, अगर इंडिया में स्टेट बैंक के 10,000 ब्रांच हैं, तो ब्रांच वाइज आईएफएससी कोड सबका सेपरेट होगा। अगर ब्रांच वाइज, पाटलिपुत्रा ब्रांच है तो आईएफएससी कोड अलग, बोरिंग रोड अलग, सचिवालय अलग, कहीं का भी, दिल्ली का अलग, बॉम्बे का अलग, जितने भी शहर में, जितने मतलब इंडिया में मतलब अगर 10,000 ब्रांच है
तो 10,000 ब्रांच का सबका IFSC कोड अलग होगा। लेकिन मान लो एक बैंक में 200 अकाउंट है तो उसमें 200 लोग जो हैं उनका तो IFSC कोड वही होगा ना। हाँ, अब बैंक पर आप आओगे तो अकाउंट नंबर अलग अलग होगा। हाँ, तो एनालिसिस में ही करते हैं। देखो इधर एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले इसका फ्रंट एंड क्या होगा, इसका बैक एंड क्या होगा, कौन सा डेटाबेस ले ले, ओरेकल ले ले, MySQL, इसमें मंथन चलता है। एक डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए कंपनी में 1 सप्ताह मंथन चलता है कि हम ओरेकल लें, MySQL लें, ProSQL लें, कौन सा लें जो भविष्य में दिक्कत ना आए। जो भविष्य में दिक्कत, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन ओरेकल लेके चलता है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है कि डेटा कोई चुरा ना ले, डेटा कोई उड़ा ना दे। तो उसके बाद बात होती है एनालिसिस। फिर एनालिसिस करने की, यार फ्रंट एंड क्या लें, HTML लें, CSS लें, बैक एंड क्या लें, पाइथन लें, कंडीशन चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट लगा दें, CSS लगा दें फ्रंट एंड के अंदर। इस पे बहुत मीटिंग होती है। कोडिंग का काम 15% होता है, आज मैं बता दूं आपको, 15 से 20%, 80% इसी काम में होता है कि कोडिंग तो आपको दिया, डेवलपर को आप करके दे दोगे तुरंत उसको। लेकिन इस काम में मतलब एक दूसरे को इंटीग्रेट करने में अगर दिक्कत हो गई तो प्रोडक्ट इतना दिक्कत करता है कि आपका इमेज बिल्डिंग सब चौपट हो जाता है एकदम एक बार में। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें आप लोग देखते होंगे, कोई फॉर्म भरते होंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ईयर्स ऑफ 10th पास, योर सिग्नेचर, योर हिंदी सिग्नेचर, योर थंब इंप्रेशन बनता है। एनालिसिस पार्ट में देखा जाता है कितने बनते हैं जल्दी, और उसके बाद एनालिसिस कर लिए, उसके बाद हम डिजाइन फेज पे आ गए। किस पे आ गए? डिजाइन फेज में हम करते हैं ड्रॉ दी डायग्राम। ड्रॉ दी डायग्राम हमने ड्रॉ करना शुरू किया। भैया ये यहाँ लेबल लगेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, यहाँ रीसेट बटन लगेगा, यहाँ सबमिट बटन लगेगा, यहाँ क्लोज बटन लगेगा, यहाँ मैक्सिमाइज लगेगा, यहाँ मिनिमाइज लगेगा। HTML ऐसा दिखना चाहिए, उसकी साइट ऐसी होनी चाहिए, UI टेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होनी चाहिए, वेब एप्लीकेशन की सब कुछ। इसमें एक कॉलम करंट डेट बनेगा, इसमें एक कॉलम इन डेट बनेगा, इसमें सारा लिस्टिंग तैयार हो गया। सारा डिजाइनिंग में डेवलपर नहीं करता, उसकी टीम होती है, बीटेक BCMC के बच्चे करते हैं। डिटेल डिजाइनिंग उसको बोलते हैं। डिटेल में डिजाइन हमने बना दिया, डिटेल में डिजाइन हमने बना दिया, और उस डिटेल में डिजाइन बनाने के बाद देखो फाइनल टच दे रहा है। डिटेल डिजाइन बनाने के बाद फिर उसपे डिजाइन बन गया, फिर सब लोग बैठे, फिर उसपे एनालिसिस हुआ कि डिजाइनिंग है, कहीं कोई दिक्कत बाद में ना हो जाए। डिजाइनिंग जब फाइनल हो गया, कैसा ही हमको चाहिए, ऐसा ही हमको चाहिए, तो फिर कोडिंग टीम को पकड़ा दिया गया कि भाई ऐसा करके आप हमें दे दो। जब कोडिंग की बात आई तो वहां भी 2-3 काम होता है। ये HTML वाला क्या करता है, जो डिजाइनिंग वाला जो HTML प्रोग्रामर होता है उसके पास जाता है पहले पेज। किसके पास जाता है? तो HTML का पे काम करता है, वो सारा आपको टेक्स्ट बॉक्स लेबल सब बना के आपको 1-2 दिन 3 दिन में दे देगा। उसके बाद जो आप लोग का काम शुरू होगा, बैकएंड डेवलपर, तो पाइथन की कोडिंग उसमें डालना शुरू कीजिए, बिजनेस लॉजिक उसके अंदर डालना शुरू कीजिए। तुम लोग सोचते हो कि ये पाइथन की कोडिंग हम यहाँ डाल दिए, HTML वहां डाल दिए, अटैच कैसे होता है सोचते होगे? तो HTML अगर बच्चे तो अद्भुत है, तो HTML के अंदर एक टैग होता है, एक टैग होता है बॉडी, एक होता है टैग मेटा डेटा। तो HTML के अंदर मेटा डेटा वाला जो टैग होता है ना, उसके अंदर जाके हम HTML का जो लिंक है वो डाल देते हैं। बस CSS का लिंक उसके अंदर डाल दिए, जो भी लिंक है डालते चले गए HTML के अंदर, तो लिंक पकड़ लिया और काम पाइथन का कोड बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट कर गया। बिजनेस लॉजिक, हाँ, आपसे अगर पूछा जाए
बैकएंड में कौन कौन से लैंग्वेज काम करते हैं बताओ? जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा C, और फ्रंट एंड में HTML, CSS, ये सब। बैकएंड में डेटाबेस का नाम बताओ शुभम कुमार। 5, you tell me the name of 5 database। जल्दी बोलो, बोलो नहीं पता, टाइम बर्बाद मत करो, बोलो नहीं पता। Anybody tell me the name of the 5 database। मैं 2 बता देता हूँ, फिर 3 का। ओरेकल, MySQL। अब 3 जल्दी जोड़ दो तुम लोग। ओरेकल, MySQL है, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, टेराडेटा और SQL लाइट। ठीक है? अच्छा, आप लोग सुनो, डिजाइन होने के बाद मैंने किसको दे दिया? कोडिंग टीम को। मींस जो प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनको ये चीज चली गई कि आप ऐसा बना के दे दो। तो उसमें सबसे पहला काम HTML करते हैं, उसके बाद हम बात आए फिर पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर, सबने मिलकर सॉफ्टवेयर बना लिया। सबने मिलकर क्या किया? सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया। जब सॉफ्टवेयर आपका बन गया तो उसकी टेस्टिंग होगी तब ना, टेस्टिंग टीम होगी। आप ऐसे ही तो प्रोडक्ट को जाके नहीं दे दोगे भैया चल गया। तो बेसिक लेवल पे जो टेस्टिंग करती है प्रोग्रामर खुद कर लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो खुद टेस्टिंग को कर लेते हैं और उसके बाद वो टेस्टिंग टीम के पास चली जाती है। टेस्टिंग टीम क्या करते? उसके फंक्शन की टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, कोडिंग की टेस्टिंग, डेटाबेस की टेस्टिंग, सब टेस्टिंग करते हैं। सब कुछ टेस्टिंग होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग बहुत प्रकार का है, स्मोक टेस्टिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, सबकी टेस्टिंग हो जाती है, सबकी टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जब वो हो गया तो क्या आया? जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट आपका कंप्लीट, तो उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता? व्हाट डू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज? अब आप उस सॉफ्टवेयर को ले जाकर कंपनी के अंदर जाकर इंस्टॉल करके दिखाना। अब आपने अपने सिस्टम से ले गए, कंपनी से ले गए, और जिसका ऑर्डर है जिस कंपनी का, वहां जाकर वहां सिस्टम में इंस्टॉल करके चला के लोगों को दिखाए, सारे लोगों को देखे ये चल रहा है, ये चल रहा है। और फिर अगर एरर आ गई, मान लीजिए जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कुछ एरर आ गई, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर जाकर ले जाइए दोबारा, या तो वहीं पे सही कर लीजिए प्रोग्रामर को बुला के, नहीं तो फिर दोबारा ले जाइए, फिर करके सही उसको इंस्टॉल कीजिए। हाँ, उसके बाद हुआ एक कंसेप्ट पढ़ना होगा आप लोग को, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब हुआ सर्विस विथ वारंटी। सर्विस विथ वारंटी, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको 1 साल तक सर्विस देते रहेंगे। ये प्रोडक्ट मेरा आप यूज कर रहे हैं, आपको 1 साल तक सर्विस देंगे, हम इतना पैसा हम लेंगे। आप लोग को पता होगा इन्फोसिस कंपनी का प्रोडक्ट सारे पंजाब नेशनल बैंक यूज करता है फिनेकल नाम से। तो सॉफ्टवेयर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर
पंजाब नेशनल बैंक के अंदर यूज होता है उसका नाम है, क्या नाम है? फिनेकल। और पंजाब नेशनल बैंक एक साल में इंफोसिस को मेंटेनेंस कितना देती होगी, आपको सोचो अपने दिमाग से। कितना? 95 करोड़ केवल वो देती है कि भैया हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं भी दिक्कत हो, आप कहीं भी गांव में भी हो तो बैंगलोर से इंजीनियर आके सही करेगा। पूरे इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है उसका 95 या 100 करोड़ का है एक साल का। ऐसे इंफोसिस कम से कम 40 लोगों का ठेका ले रखा है, 40 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, तो 4,000-5,000 करोड़ रुपया तो ऐसे ही आ गया उसको। और तो जो कंपनियां इंडिया में, लोग कहते हैं एक शब्द आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया की ज्यादातर कंपनियां सर्विस बेस्ड कंपनी है। आप लोग सुनते होंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कम है। तो सर्विस बेस्ड का मतलब यही हुआ कि आपका प्रोडक्ट लग गया, उसी को आप मेंटेनेंस करने का पैसा एनुअली जो भी आपका एग्रीमेंट हो वो लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आई कि नहीं, कि जो सॉफ्टवेयर आपका बन गया उसको जाके इम्प्लीमेंट करना, उसको जाके इंस्टॉल करना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग आते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस पे, उसको क्या कहेंगे? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसको क्या कहेंगे? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो यू कैन आस्क मी। हाँ सर एरर आ जाएगा तो किसके पास ले जाएंगे? फिर टेस्टिंग के बाद हम इसको इंस्टॉल कराएंगे कंपनी को जो इसके मांग होगा, नीड होगा। हेलो हेलो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किसी को दिक्कत तो बताओ कि कहाँ नहीं समझ रहे हैं, फिर बाद में देखिए सर समझे नहीं, कोई चीज गलत है क्या? सुन नहीं रहे क्या सर? हाँ बताओ, पीछे किसी को बताओ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल process many phases. First phase रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। आपको बेसिक लेवल पे क्या चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड उसी में होता है कि हम इंफॉर्मेशन को गेदर करें, सब कुछ गेदरिंग करना। सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी उस जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और जो पुराने सॉफ्टवेयर है दोनों का स्टडी करना। उसको तीन प्रकार का होता है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, बिहेवियरल, उसका व्यवहार कैसा है। उसके बाद हम लोग आए एनालिसिस फेज में, उसमें सब कुछ का एनालिसिस करना कि इसमें क्या होगा, कौन सा डेटाबेस होगा, कौन सा फ्रंट एंड होगा, कौन सा बैक एंड होगा, कौन सा HTML होगा, पाइथन में होगा, पाइथन 3.0 होगा कि पाइथन 2.0 होगा। ठीक है, पाइथन यूज कर रहे थे, इसमें कौन कौन सा स्टैंडर्ड मेथड का यूज होगा। ऐसा थोड़ी है कि सब मेथड को आप घुसर दोगे। नहीं, एनालिसिस के बाद डिजाइन। डिजाइन हुआ कि ऑन पेन एंड पेपर स्केच लेवल पे आ गया चीजें, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो गया। डिजाइन में डॉक्यूमेंटेशन ऑन पेपर, डिजाइन ऐसे नहीं, एनालिसिस में तो आप बैठ के कर रहे, लेकिन डिजाइन जो हुआ, एनालिसिस का जो कंक्लूजन हुआ उसको ऑन पेपर पे आप ले आए। एनालिसिस ऐसे नहीं कि एनालिसिस हो गया, ठीक है, एनालिसिस आप रूम में बैठ के कर रहे, लेकिन डिजाइन मींस इट कम्स ऑन टू द पेपर। जैसे घर पे मम्मा बोली कि भाई आपको ये बाजार से लाना है, लेकिन आप कहते हो मम्मा लिखवा दो क्या क्या लाना है। घर में दिन भर बात होती है, कोई कहेगा मैगी लाना, कोई चाउमीन लाना, कोई सब्जी लाना, कोई दूध लाना, लेकिन जब बाजार जाने की बात होती है तो उसको पेन और पेपर पे ले आते हैं कि नहीं। तो एनालिसिस हुआ कि हम सब कुछ के बारे में अध्ययन करना, किसमें डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, फ्रंट एंड कौन सा, बैक एंड कौन सा, और जावा अगर पाइथन यूज करेंगे, जावा यूज करें तो वर्जन कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्जन भी। वर्जन अगर यूज किए तो फंक्शन कौन कौन सा, सब फंक्शन नहीं लगा देंगे, तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है और फंक्शनलिटी उसकी अच्छी है, सब फंक्शन लगा देंगे तो एप्लीकेशन लेंथी हो जाएगा। ये एनालिसिस में करते हैं। और डिजाइन में क्या करते हैं, एवरीथिंग कम्स ऑन द डॉक्यूमेंटेशन।
सब कुछ पेपर पे आ गया, डिटेल डिजाइनिंग आपके पेपर पे आ चुका। डिजाइनिंग मतलब एवरीथिंग कम्स थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। बात समझ में आ गई एनालिसिस ऑफ डिजाइन में? इसमें डिटेल्ड डिजाइनिंग होती है, सब चीज को हम पेन और पेपर पे डायग्राम बना लेते हैं या कंप्यूटर पे बना लेते हैं। उसके बाद हुआ कोडिंग, जो मिल गया वो कोडिंग टीम को डेवलप करना है कि इसमें ऐसे आपको बना के देना है। कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग टीम उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद फिर वो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज में। जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है जिसका हमने ऑर्डर लिया है, वहां जाकर हमें उसको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा जाकर, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, कि हम एनुअली सर्विस विथ वारंटी या गारंटी, जैसे मोबाइल या परचेज करते हैं तो इसमें सर्विस विथ वारंटी होता है, गारंटी होता है। अगर इसका ये टूट जाए फिजिकल, आपने मोबाइल लिया और 1 सप्ताह के अंदर फिजिकली डैमेज हो गया, कोई गारंटी है? पैसा आपका कहाँ चला गया? पानी में। लेकिन फिजिकल डैमेज नहीं हुआ तो गारंटी है। तो उसी सॉफ्टवेयर में भी इतनी सी बात है कि सर्विस विथ गारंटी और सर्विस विथ वारंटी, वो हो गया पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस फेज। क्या बोलते हैं? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस। किसी को कहीं दिक्कत तो बताओ, किसी अरे हम तो लड़के बहुत को है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फंडामेंटल समझने में दिक्कत तो बोलो। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट। कंपनी को इंस्टॉल कराने के बाद जब हेलो एरर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ यस सर, यस सर। आवाज नहीं आती क्या ये लोग? हेडफोन निकाल लीजिए। आप लोग को आवाज नहीं मिल रही है क्या? आ रहा सर। आवाज तो आ रहा है सर, क्लियर आवाज आ रहा है कि नहीं मोबाइल पे? आपका आवाज आ रहा है, मेरा नहीं जा रहा है इधर। सर आपकी आवाज जा रही है, हमारी तो इस आपके पास क्लास नहीं में जा जुड़ा रही। हुआ है ऑनलाइन? आवाज आ रहा है मोबाइल पे? यस सर, वॉइस। सर आपका आवाज तो आ ही रहा है, आप आवाज आपके पास नहीं जा रहा। हेडफोन खराब है आपका। हाँ, तुम लोग मेरी आवाज सुनो और कोई बच्चा अटेंडेंस ऑनलाइन का भेज देगा मुझे मेरे मोबाइल पे। ऑफलाइन का मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लगा लूंगा। ऑनलाइन का अटेंडेंस कोई बच्चा मेरे मोबाइल पे भेज देगा। पहले ढंग से बताओ जरा। अर्नब म्यूट करो। ऑनलाइन का भेज दो। हाँ, बंद नहीं कर। कितना बड़ा ले लिया है हेडफोन? हो गया क्या आशीष? ऑनलाइन हो गया ना? हाँ वो ले रहा है और शायद आदित्य है वो ले रहा ऑनलाइन है स्टूडेंट screenshot यू शायद। कैन लीव नाउ। आपका अटेंडेंस मेरे पास आ गया है, आप लोग लीव कर सकते हैं। आप सारे बच्चे ओए अर्नब कब आ रहा है तुम? अरे हो गया। ठीक है ठीक। चलो बाय। आ गया।
50-52 बच्चे। एक मिनट रुक जाओ, कर दिए। नहीं 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 50 डाल दो। 50 था जब मैं क्लास ले। ध्यान दो इधर।